कुछ भी नहीं है ये जहां। हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेस, और दोनों को मिलाने पे क्या बनता है, साल्ट बनता है। ये हमारा क्लास 10 साइंस का दूसरा चैप्टर है। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस के बारे में जानेंगे कि इसकी भाई स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, इनके बारे में जानेंगे। इनकी स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ 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 ऑफ एसिड बेस, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में हम जानेंगे कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है। यानी इनके ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड, और बेस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं टोटल। हम चारों प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे हम, पहली हेडिंग डाल लें, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जानेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड हेडिंग डाल लें। पहली हेडिंग है स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अम्ल व क्षार की प्रबलता प्रबलता के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। और फर्स्ट हेडिंग डाल लें स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जानेंगे। वह एसिड, वह एसिड, कौन से एसिड, वह एसिड जो एक्वाटिक, क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। वह एसिड एक्वाटिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वह एसिड एक्वाटिक सॉल्यूशन कंप्लीट आयन, क्या होते हैं, कंप्लीट, वहां पर लिख देते तो स्पेलिंग गलत, तुरंत बता देते स्पेलिंग गलत हो गई। कंप्लीट आयनाइज होकर, आयोनाइज होकर H प्लस, क्या होते हैं, आयोनाइज होकर अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में H प्लस व H3O प्लस, H3O प्लस उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। ध्यान से हमारी इस लाइन को सुने। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, यानी कि अम्ल क्षार की प्रबलता पढ़ रहे हैं, कौन कितना स्ट्रॉन्ग होगा और कौन कितना वीक होगा। इसके बारे में हम जानेंगे, कौन फर्स्ट में आएगा, कौन सेकंड में आएगा, कौन थर्ड में आएगा, कौन फोर्थ में आएगा। इस प्रकार से हम जानने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, कहाँ पे, समथिंग कुछ टाइम के लिए नहीं हो पाया है, वीडियो क्लियर नहीं है, वो लाइट कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया है। आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे जिसमें लाइट की प्रॉब्लम थी, हमने वहां कुछ बताया भी था कि लाइट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वहां पर अंधेरा सा छा गया और लाइट चली गई थी और इन्वर्टर भी डिम हो गया था। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लेक्चर तो हमारा लगभग 5 मिनट्स का हो चुका है। अगर आप वीडियो दिन में देख रहे हैं तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, अगर आप नाइट में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए गुड नाइट। और आप बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। और हमारी मुलाकात डेली इसी चैनल पे सुबह 7 बजे
वीडियो अपलोड किए जाते हैं और आप हमसे आकर के सुबह 7 बजे लगातार पढ़ सकते हैं। लाइव मैं जल्दी आऊँगा, लाइव आने का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और हम आपको बायोलॉजी वर्ड क्लास यानी आपके और हमारे हम सबके खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास पे लाइव भी पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको एक-एक लाइन और एक-एक वर्ड समझ में आए और साथ-साथ में याद भी करवाया जाएगा। इतना अभी हम कनेक्ट नहीं हो पाए हैं आप लोगों से, आप हमें अजनबी समझ रहे हैं और आप हमसे अजनबियों जैसा बिहेवियर करते हैं। वीडियो का थंबनेल तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं। अगर वहां पर जाएं तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें, इधर-उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। जैसे यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो, एक को हटाओगे दूसरा आएगा, तीसरे को हटाओगे चौथा आएगा, पांचवा हटाओगे छठा आएगा। इसलिए आपके 24 के 24 घंटे आपके शॉर्ट वीडियो पे, रील्स पे चले जाएंगे और आप कंप्लीट किसी एक ड्रामा को या एक मूवी को नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम क्या बताते हैं, आप इंजॉय ना लें। अगर पढ़ाई में इंजॉय होता तो आज हर कोई सक्सेस होता। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके घर में हर कोई कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी पोस्ट पे होता। चाहे वो ऊंची पोस्ट हो चाहे नीची पोस्ट हो, कुछ ना कुछ उसके पास होता जरूर। लोग पढ़ाई को आधे रास्ते पर ही यानी कि हाफ पाथ पे ही छोड़ देते हैं और फिर अपना अपना फिर जो सिस्टम होता है उनका, वो बैकग्राउंड उनका खराब हो जाता है और फिर 4 साल के बाद वो पछताना स्टार्ट करते हैं और सारी लाइफ के लिए पछताते रह जाते हैं। हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप अगर जुटे हैं तो आप पीछे मुड़ करके ना देखें, आगे देखें। आगे के स्टेप चढ़नी है, पीछे के स्टेप जो छूट चुकी हैं सीढ़ी की, उन स्टेप पे आपको नहीं जाना है। आप आगे के स्टेप पे, एक-एक स्टेप पे ध्यान दें, चाहे जितना टाइम लगे। फर्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे आप चढ़ते रहें। और रही बात, आपकी उम्र अभी पैसे कमाने की नहीं है, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि हम किस प्रकार से पैसे कमाएं। आपकी उम्र जब हो जाएगी पैसे कमाने की तो मैं आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे और आपको बहुत ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे और आपके पास इतना दिमाग खुद आ जाएगा कि किस प्रकार से हम पैसे कमाएं। पार्ट टाइम जॉब करने से या किस प्रकार से हम पैसे कमाएं जिससे अपनी फीस हम जमा कर सकें। आप अपनी फीस भी जमा करोगे, आप अपना खर्चा भी चलाओगे, अपनी फैमिली वालों को भी पैसे दोगे। लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर किसी दूसरे काम पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल सचेत रहे। अगर कोई घर वाला भी बोल रहा है कि पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो मत सुनो। अगर कोई मोहल्ले वाला बोल रहा है, टोले का बोल रहा है या शहर का बोल रहा है या किसी स्टेट के लोग आपसे बोलते हैं कि ये इतना तो किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको हर कोई आकर बोले कि तुम पैसे नहीं कमाते हो। आपके रिलेशन वाले ज्यादातर आपके रिलेटिव ही वैसे के लिए आप पर फोर्स डालेंगे। और अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर आ भी रहे हैं, मान लिया जाए किसी टेस्ट में तुम गए, 200 नंबर का टेस्ट था, उसमें से आप 75 नंबर लेके आ गए, तो आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत आपके रिलेशन वाले मिल जाए। आपको ये नहीं कहेंगे बेटा एक बार मेहनत और कर लो, शायद सक्सेस मिल सकती है। ये सिर्फ आपके पेरेंट्स ही कह सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई नहीं कहता है। आपके रिलेटिव क्या कहेंगे, बस इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे उस दिन वही रिलेशन वाले, वही रिलेटिव वाले आएंगे आपके पास और बोलेंगे कि ये तो कर सकता था। इस प्रकार के वीडियो बहुत देखते हो। मोटिवेशन वीडियो पे यूट्यूब पे बहुत कुछ है। मोटिवेशन यूट्यूब से नहीं, यहाँ से आता है। दिल से लेकर आओगे मोटिवेशन, तभी आपका काम बनेगा। अगर आप यूट्यूब वाले मोटिवेटर हो तो उससे कोई नतीजा नहीं है। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए चाय गर्म की जाती है, 5-10 मिनट के लिए गर्म हो जाएगी, फिर वो ठंडी जरूर हो जाएगी। उसकी एनर्जी को तुमने दिया, यानी कि हीट करके एनर्जी उसमें लगाई, ऊष्मा उसमें उत्पन्न हुई और ऊष्मा कुछ देर के बाद में वो ठंडी हो जाएगी। ऊष्मा क्या हो जाएगी, कोल्ड में चेंज हो जाती है। तो आप चाय वाले ना बने, आप चाय वाले ना बने, शरबत बनकर रहे। हमेशा कोल्ड रहे लेकिन वक्त आने पर तबीयत भी खराब कर दे, ऐसे बनना चाहिए। शरबत यानी कि हम बात करें शरबत कैसा होता है, शरबत हमेशा कोल्ड रहता है लेकिन वक्त आने पर अच्छों का पेट खराब कर देता है। तो उसी प्रकार की आप बने, हर वक्त कोल्ड रहे लेकिन वक्त आने पर पेट भी खराब कर सकते हैं। इस प्रकार का अपना एक रूटीन बना लें, ठीक है। जुटे रहें, मेहनत करें, सक्सेस जरूर मिलेगी। देर है अंधेर नहीं। सुने हमारी बात। हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड की यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में हम पढ़ रहे हैं अम्ल व क्षार की प्रबलता के बारे में जान रहे हैं। हमने फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डाली स्ट्रॉन्ग एसिड, वह एसिड जो एक्वाटिक सॉल्यूशन में कंप्लीट आयोनाइज होकर, वह सॉल्यूशन में, यहाँ पर में लिख लें, कंप्लीट आयोनाइज होकर
अधिक मात्रा में H प्लस व H3O प्लस उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। यहीं अगर सेकंड की बात करते हैं हम तो यहाँ पर हम कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग वीक बेस की बात करते हैं, वीक एसिड। यहीं पर हम बात कर लेते हैं वीक बेस की बात कर लेते हैं। सेम थ्योरी रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? H प्लस चेंज हो जाएगा, HO3 चेंज हो जाएगा। देखें वह बेस जो क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा है, एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख दें तो किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने लिख लिए। अगर आप लिखना चाहें तो नाइट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड। ये तीन एग्जाम्पल इसके हैं। अब हम बात करेंगे वह बेस, सॉरी एसिड की बात चल रही है, तो वह एसिड जो एक्वाटिक सॉल्यूशन में कंप्लीट आयोनाइज होकर, क्या होकर? आयोनाइज होकर कम मात्रा में H प्लस या H3O प्लस उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? वीक एसिड कहलाते हैं। सुनिए हमारी बात, वीक एसिड की बात, इधर आओ हमारे साथ जुड़े और देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वीक एसिड वह एसिड होते हैं जो एक्वाटिक सॉल्यूशन में कंप्लीट आयोनाइज होकर कम मात्रा में H प्लस या H3 प्लस उत्पन्न करते हैं या रिलीज करते हैं। ऐसे क्या कहलाते हैं? वीक एसिड कहलाते हैं। कैसे क्या कहलाते हैं? वीक एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं इनके, तो एग्जाम्पल में क्या आता है? एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की और वीक बेस की। इतना स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डाल लें वीक बेस। वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस वे बेस जो जल में कंप्लीट आयोनाइज होकर अधिक मात्रा में OH माइनस देते हैं, अधिक मात्रा में OH देते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम यानी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सेकंड की अगर बात करते हैं तो सेकंड में क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वीक बेस। वीक बेस और बिग बेस में जानेंगे वे बेस जो जल में कंप्लीट आयोनाइज होकर कम मात्रा में OH माइनस देते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूले की बात करते हैं तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इतनी थ्योरी हम कंप्लीट करते हैं और हम पढ़ने चुके हैं वीक बेस। और वीक बेस में देखो दो प्रकार के बेस हमने पढ़े, सॉरी। अब हमारी बात सुने बिल्कुल एकदम खामोशी के साथ में। हम पढ़ रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की थ्योरी क्या है, वह बेस जो जल में कंप्लीट आयोनाइज होकर अधिक मात्रा में OH देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कह देते हैं। जो जल में आयोनाइज होकर के, क्या में कंप्लीट आयोनाइज होकर के, जल के अंदर घुलने पर जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएं और अधिक मात्रा में OH दे दें, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसी का उल्टा कर देते हैं वीक बेस। वह बेस जो जल में आयोनाइज होकर के कम मात्रा में OH देते हैं, उनको क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। ये थ्योरी चार प्रकार की हैं एसिड की, बेस की। आप इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जरूर याद कर ले। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, किस प्रकार से हम पीएच को मापते हैं और कौन सा पैमाना है, किस साइंटिस्ट ने दिया था, क्या क्या इसके बारे में हमको पता करना है, जानकारी लेनी है, ये हम सबको बताएंगे और हम समझेंगे कि पीएच स्केल होती क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लें पीएच स्केल 1 2 3 के साथ में इसको लिख लें और तब तक हम देख लें वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं है। बिल्कुल क्लियर आ रहा है। पीएच स्केल के बारे में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 1 2 3। हेडिंग डाल लें बीचों बीच में पेज के पीएच स्केल। और हम जानेंगे पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल या पीएच पैनामा, ठीक है, पैनामा के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल, पीएच एसिड बेस की कंसंट्रेशन और इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे। पीएच एसिड बेस की कंसंट्रेशन, एसिड बेस की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, सांद्रता मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया। एक पैमाना बनाया गया बाय सोरेनसन, सोरेनसन, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं।
एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोरेनसन। इसके द्वारा पीएच स्केल का पैमाना तैयार किया गया और इसके बारे में इसने कुछ बताया। पीएच सोरेनसन, इन्हीं को इसका श्रेय जाता है पीएच पैमाने को ज्ञात करने के लिए या इसकी डिस्कवरी करने के लिए। साइंटिस्टों थे, सोरेनसन थे। पीएच पैमाना इन्होंने बताया कि 0 पॉइंट से यानी कि 0 से लेकर के 14 तक, 14 तक पीएच माप सकते हैं। जो इनके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा पैमाना बनाया गया था, उस पैमाने में क्या इन्होंने बताया, 0 से लेकर के 14 तक यानी 14 के पीएच को हम माप सकते हैं और इसी के अंदर में हम इसकी जो है मापन प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम कुछ बिलेन के बारे में पढ़ेंगे और इनके पीएच के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बिलियन और यहाँ पर लिख देते हैं, इधर हम पीएच लिख देते हैं और हम समझेंगे कि HCl का पीएच कितना होता है, स्टमक के जूस का पीएच कितना होता है, ब्लड का कितना होता है और लेमन जूस का कितना होता है पीएच। इस प्रकार से यानी कि नींबू, ब्लड का, वाटर का, ये जो मटेरियल है इनके बारे में हम समझेंगे। यूरिन का पीएच कितना होता है, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम समझेंगे, इनका पीएच कितना है, मिल्क का पीएच कितना है, सलाइवा का पीएच कितना है, वाटर का पीएच कितना है। तो फर्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं, एक नंबर पे HCl। HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके पीएच के बारे में जानेंगे तो इसका पीएच होता है 0, यानी कि बहुत हाई लेवल का इसका जो होता है बेस होता है, एसिड होता है। 2 नंबर की बात करते हैं तो स्टमक जूस, स्टमक जूस के बारे में तो इसका होता है 1.4। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर में हम देखेंगे लेमन जूस का कितना होता है। लेमन जूस, लेमन जूस मतलब नींबू के जूस का कितना पीएच होता है, तो इसका होता है 2.5। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे आता है मिल्क। मिल्क मतलब दूध का पीएच कितना होता है, दूध का होता है 6.5, 6.5 पीएच होता है। और फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे तो फिफ्थ नंबर पे वाटर का पीएच कितना होता है। वाटर का पीएच जानेंगे, वाटर का पीएच होता है 7.0, 7.0 होता है। और फिर इसके बाद सलाइवा का हम पीएच जानेंगे 6 नंबर पे। सलाइवा का पीएच, सलाइवा का पीएच होता है 7.4। और फिर इसके बाद में 7 नंबर पे जानेंगे, 7 नंबर पे ब्लड का, ब्लड का पीएच जानेंगे। ब्लड का कितना है 7.4 इसका भी होता है, ब्लड का 7.4 होता है। और 8 नंबर पे एग का जानेंगे, एग मतलब अंडे का, इसका होता है 7.8 होता है पीएच। इस प्रकार से हम कुछ पीएच के बारे में हमने पढ़ा, 8 पीएच के बारे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीएच के बारे में हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच किस किस रूप में कार्य करता है और इसकी क्या क्या संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में पीएच के बारे में हम देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रट लें। HCl का कितना होता है 0, स्टमक का होता है 1.4, लेमन जूस का 2.5, मिल्क का 6.5 और वाटर का 7 होता है और सलाइवा का 7.4 होता है, ब्लड का 7.4 होता है और एग का 7.8 होता है, 7.8 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, 1 2 3। पीएच स्केल पढ़ रहे हैं, पीएच स्केल में हम देख रहे हैं पीएच के बारे में और हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है दैनिक जीवन में पीएच का इंपॉर्टेंस। दैनिक जीवन में पीएच का इंपॉर्टेंस। ठीक, प्लांट एंड एनिमल
प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्लांट और एनिमल जो होते हैं ये पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं और यही इनकी प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरी बात करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी मतलब ह्यूमन की बॉडी में पीएच 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। परास के बीच कार्य करता है, इसके परास के बीच कार्य करता है। और हम बात करते हैं जो वर्षा होती है, कौन सी वर्षा? वर्षा के जल में, वर्षा के जल में, वर्षा के जल में 5.6 पीएच रह जाती है, कम रह जाती है। 5.6 पीएच कम रह जाती है, 5.6 पीएच कम रह जाती है। तो इसे एसिडिक रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिक रेन, एसिडिक रेन या अम्लीय वर्षा कहते, अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। पीएच कम होने से तीर्थ खराब हो जाते हैं। पीएच कम होने से तीर्थ खराब हो जाते हैं। इंसेक्ट डंक मारते हैं तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को नहीं, चैप्टर तो नहीं आज कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन हाँ ये है कि कुछ हम इसके बारे में जरूर जान लेंगे। चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाएगा इतनी जल्दी क्योंकि चैप्टर बड़ा है। अब हम इसलिए इसको यहीं पर रोक देते हैं। स्लाइड नीचे छूट गई है। हम कहने का मतलब क्या है, पीएच स्केल जो है इसके आगे हम थोड़ा लिखेंगे तो वो बड़ी स्लाइड पे ही आएगा, इसलिए हम इसको रोक दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हेडिंग डाल लें, क्या आप जानते हैं। हेडिंग डाल लें, क्या आप जानते हैं। 1 2 3 हेडिंग डाल लें, क्या आप जानते हैं। हेडिंग डाल लें, क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं? ठीक है। खाद्य पदार्थ और प्रजनन एसिड पहुंचते हैं कि खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में कौन सा एसिड प्रेजेंस होता है? एसिड प्रेजेंस होता है, यानी जो हम खाते हैं उसके अंदर कौन कौन से एसिड प्रेजेंस होते हैं। जैसे हम संतरे को खाते हैं, अंगूर को खाते हैं, यानी फ्रूट खाते हैं, और फूड में खाते हैं। जो जो मटेरियल हम खाते हैं उसके अंदर कौन कौन से एसिड प्रेजेंस होते हैं। जैसे हम दूध पीते हैं तो दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है, या किस प्रकार से कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। और जो हमारे ये अंट या इंसेक्ट के एनिमल्स होते हैं, डंक मार देते हैं तो हमारी देही या हमारी बॉडी फूल जाती है, हमारी स्किन फूल जाती है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी फूल जाती है। तो आइए हमारे साथ जुड़े और एक एक लाइन को समझते हैं, एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे और इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट में। देखें, सबसे 1 नंबर पे हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेमन। और फिर उसके बाद में 2 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोया मिल्क। 3rd नंबर की बात करें अगर हम
तो यहाँ पर लिख देते हैं सिरका। 4th नंबर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑरेंज। 5th नंबर में ऑरेंज के बाद में ऑन ऑफ डंक, ऑन ऑफ डंक। और 6th नंबर पे बात करते हैं तो यहाँ पर एप्पल। 7th नंबर पे बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इमली। 8 नंबर पे बात करें हम तो 8 नंबर पे लिख देते हैं वाटर कोल्ड, वाटर कोल्ड। और अगर हम 9 नंबर पे बात करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं टोमेटो। 10 नंबर की बात करते हैं तो 10 नंबर पे लिख देते हैं नेटल, नेटल ऑफ डंक, नेटल ऑफ डंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मान लें नेटल ऑफ डंक के बारे में। अब हम इनमें समझेंगे कि कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं और उनके क्या क्या नाम हुए, किसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंस होता है। हम बात करेंगे एसिड की, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके ऊपर एसिड या अम्ल। सबसे पहले में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और फिर उसके बाद में आता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के बाद में हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड के बाद में पढ़ेंगे मेथेनोइक। देखिए, लेमन में एस्कॉर्बिक एसिड, सोयर में लैक्टिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और फिर उसके बाद में इसमें पढ़ेंगे हम सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में कैसा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और फिर उसके बाद ऑन ऑफ डंक में मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। और फिर उसके बाद में एप्पल में मेलेनोइक एसिड, ये मेलाइक एसिड पाया जाता है। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मेलाइक एसिड पाया जाता है। और इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। और वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वाटर में कार्बनिक एसिड पाया जाता है, कार्बनिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड, देखें टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। और नेटल में कौन सा पाया जाता है, तो मेथेनोइक एसिड इसमें पाया जाता है। नेटल के बारे में हम पढ़ेंगे कि नेटल क्या होता है और नेटल को हम समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटल, नेटल यह एक पहाड़ी व जंगली साकी प्लांट है या पौधा है। साकी पहाड़ों पर पाया जाता है और इसके पत्तों में, इसकी लीव्स में डंक पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, डंक पाया जाता है, डंक पाया जाता है। यानी इसके डंक जैसे बाल होते हैं, बाल होते हैं। और ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको पता नहीं चलता है। जो गलती से छू जाए, जो गलती से छू जाए तो हमारी बॉडी तिलमिला उठती है, तिलमिला उठती है। या इसका इलाज जहां वह पौधा होगा वहीं पर इसके स्थान पर एक डंक जैसी पत्ती लगी होगी। कैसी पत्ती लगी होगी, डंक जैसी पत्ती लगी होगी। उसको लगाने से आपको आराम
मिल सकती है। इसकी शक्ल किस प्रकार से होती है? कुछ इस प्रकार से इसकी पत्तियां होती हैं और ये शाकी पौधा होता है। कुछ इस प्रकार से उसकी पत्ती होती है और इसकी पत्ती पे हल्के हल्के बाल लगे होते हैं और यही बाल जब इसको किसी ह्यूमन की बॉडी को टच करते हैं तो क्या होता है, इसमें मेथेनोइक एसिड निकलता है और ये हमारी मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पीड़ा और पेन देता है। इसके साइड में ही एक डंक जैसा पत्ता लगा होता है जिससे हमको लगाने से हमको क्या मिल सकता है, राहत मिल सकती है, आराम मिल सकता है। और ये मिलता कहाँ है? ये पहाड़ों और जंगलों में मिलता है। आप जाकर के अनुभव करेंगे, इसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होंगी और ये शाकी नुमा पौधा होगा। ये ट्री लाइक नहीं होता, शाकी पौधा होता है और हमारी बॉडी को जैसे स्पर्श करता है नेटल और उसमें से डंक निकलते हैं। डंक उसके पत्तियों पे लगे होते हैं, बाल जैसी संरचना व्हाइट व्हाइट होती है और वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा पेन देते हैं। आप देख सकते हैं, आप कभी जाएं पहाड़ों पे तो थोड़ा होशियार रहें और सही देखभाल के चलें कि नेटल का पौधा तो कहीं नहीं लगा है। सच में आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसका अनुभव कंप्लीट किया है। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ा साल्ट के बारे में और यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। 1 2 3 आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। 1 2 3 हेडिंग डाल लें साल्ट। नेटल का पौधा भैया ध्यान रखना, कभी छू गया तो फिर समझ लो। जैसे कुत्ते को चोट लगती है उस प्रकार से भागता है, उसी प्रकार से भागना पड़ जाएगा। सच्ची बता रहे हैं, अपना अनुभव है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप कभी जाकर देख लेना। नेटल का पौधे से बच के रहो, नहीं वरना दिक्कत बहुत आ जाएगी। खुजलाते ही रह जाओगे, खुजलाते रह जाओगे, उसका दर्द ही नहीं कम पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग डाल लें साल्ट। लवण वह पदार्थ जो जलीय सॉल्यूशन यानी कि एक्वाटिक विलयन में, जलीय सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन H+ अतिरिक्त कोई H+ अतिरिक्त कोई अतिरिक्त धन आयन हाइड्रोक्सिल, धन आयन हाइड्रोक्सिल आयन OH- क्या OH- के अतिरिक्त ऋण यानी माइनस हो साल्ट कहलाता है। कहने का मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है अगर कहीं पे H+ होगा तो वो एसिड होगा, अगर कहीं पर वो OH होगा माइनस तो ये क्या होगा? ये बेस होगा। इसके अतिरिक्त या इसके अलावा अगर ये कुछ ना हो, धन और प्लस, तब क्या होगा? वो साल्ट होगा। इस लाइन का मतलब बस इतना है, इतना समझ लें। H+ होगा तो एसिड, OH होगा तो बेस, इसके अतिरिक्त अगर ये माइनस प्लस कुछ भी ना हो तो क्या हो जाएगा? तो वो साल्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो ZnSO4 इसकी रिएक्शन Zn2+ और इधर आ जाएगा SO4-। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा NaCl साल्ट के एग्जाम्पल है, साल्ट के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। NaCl और क्या होगा? CuSO4 और क्या हो जाएगा? KNO3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? NH4 और यहाँ पर Cl हो जाएगा ETC।
इस प्रकार से हम साल्ट के एग्जाम्पल या उसके नामों को जानेंगे। आप इतना नाम याद कर लें, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड यानी कि और ETC। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट याद करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हमारा साल्ट यहीं पे कंप्लीट होता दिखाई देता है। साल्ट पढ़ के रखें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं और आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपके दोस्त नहीं, आपके रिलेटिव नहीं। मेहनत किस प्रकार की कर रहे हैं, किस प्रकार की नहीं कर रहे हैं, आपके चेहरे पर एग्जाम के दिन ही साबित हो जाएगा कि किस प्रकार से आप मेहनत करके आए हुए हैं। नहीं अगर भरोसा है इस बात का तो सुबह शाम में कोई टॉपिक पढ़ें और सुबह टेस्ट अपने आप से देना स्टार्ट कर दें। कोई एक टॉपिक पढ़ के देख लें और फिर उसके बाद में किताब बंद करके मुंह जबानी उसको लिखें, और लिखने के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा ऑटोमेटिक कि कितना आप कितने पानी में हैं, और आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो आप अपने आप से टेस्ट ले सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे सकते हैं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई खेल नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई ड्रामा चल रहा है, ना कोई तमाशा चल रहा है। मेहनत आपको ही करनी है, सक्सेस आप ही पाएंगे। आप मेहनत करोगे तो आप सफल होगे, आप नहीं मेहनत करोगे तो आप डिसफल हो जाओगे, यानी कि डिसक्वालीफाई हो जाओगे। हमारी बात ध्यान से सुनिए, अगर एक टॉपिक कर रहे हैं तो उस एक टॉपिक को बार बार लिखें, फिर उसके बाद में किताब को बुक बंद करें, बुक को बंद कर दें, क्लोज कर दें, और फिर उसके बाद पेपर उठाएं, पेन उठाएं और चुपचाप एक कोने में बैठ करके उस टॉपिक के बारे में लिखें। आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सब बेहतरीन रहें, खुश रहें, हैप्पी। और मैं शाहिद खान, ऑल द बेस्ट।